बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आसार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर दुशंबा पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं दूसरे घर में आ चुका हूँ। वहाँ पर बाहमी तजारत के हवाले से बातचीत होगी और बाहमी ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ मुआहिदों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे और उनको दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी जाएगी कि वो आएँ और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम एक तरफ ये बात करते हैं कि बजट मंजूर करके हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, हम एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि मईशत में बेहतरी लाने के इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कर्जों के दलदल में फंसे हुए इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सिर्फ एक मेस में जो ब्यूरोक्रेसी का मेस है GOR के अंदर, उसकी तज़ीनो आराइश पे अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ तशहीर के लिए, ये बताने के लिए कि 100 दिन की कारकर्दगी कैसी रही, उसके ऊपर भी 65 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कि जहां पर आम आवाम से टैक्सों की मद में पैसा निकलवाना है, लेकिन वहां पे ब्यूरोक्रेसी को छूट दे दी गई है कि ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसरान और वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो किसी भी प्लॉट या मकान की खरीदो फरोख्त के मौके पर वो टैक्स जो आम आवाम ने अदा करना है उनको उससे इस्तिस्ना हासिल है। जब इस तरह के टैक्सेस की भरमार होगी तो दूसरी तरफ आवाम जो लाचार और मददगार इस वक्त मौजूद है, वो बेचारी आवाम का क्या बनेगा जो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है, जो सिविल नाफरमानी को ज्यादा तरजीह दे रही है कि बिजली के बिलों को फाड़ के या उसे आग लगा के खाकिस्तर कर रही है और कह रही है कि हमारा जीना इस पाकिस्तान में मुश्किल होता चला जा रहा है। किस तरीके से मुआशी मंजरनामे को डील किया जाएगा। उधर UN की एक वर्किंग ग्रुप ने उसमें एक करारदाद पेश की गई और वो पेश की गई जुल्फे बुखारी की जानिब से, और उस करारदाद के बारे में उन्होंने एलामिया ये जारी किया है कि पाकिस्तान के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जिरा का हक फराहम नहीं किया गया और उनके अपने वकला को अलग करके हुकूमती वकला वहां पर तैनात कर दिए गए। यह कानून और इंसाफ के मुनाफी है और उन्होंने ये कहा कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश की कि हमारे इन लोगों को पाकिस्तान में आने दिया जाए और हम हालात वहां पर देख सकें, लेकिन बकौल उनके पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान इसे अपने तय हल करेगा। उधर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन का मामला है उसके ऊपर तो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको तो वो हमारे कंसर्न्स के अंदर शामिल है, लेकिन जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो हुकूमत के साथ वाली हुकूमत है और वो हुकूमत साजी के अंदर शुमार नहीं है। उनकी जो बात है वो कांग्रेस खुद देखे। अब इस पूरे मंजरनामे में मखसूस नशिस्तों के उसूल के हवाले से जो आज समाअत थी उसमें जो सवालात पूछे गए जस्टिस साहिबान की तरफ से, और बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कमरे के अंदर अगर हाथी खड़ा है तो हाथी से सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। और फिर यह पूछा गया कि दूसरों को नशिस्तें किस तरीके से दी गई जब 2019 में BAP को दी गई। अब ये मखसूस नशिस्तें थीं तो बल्ले की वापसी के हुसूल के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक समाअत किया और 5 सवालात पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से। उनसे यह पूछा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पार्टी है तो फिर उसको निशान क्यों नहीं दिया गया, और आगे से यह कहा गया कि माजी में बहुत कुछ और होता रहा। उन्होंने कहा मफरूजात के ऊपर बात ना करें, मुझे हकायक बताइए। उन्होंने कहा जी उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे। उन्होंने चीफ जस्टिस ने आगे से ये कहा कि इलेक्शन तो करवाए, आपने उसे माना या नहीं माना, वो इलेक्शन सही थे या नहीं सही थे ये अलग मामला है। तो 5 तारीख तक उन्होंने समाअत को मुलतवी किया है और 9 तारीख की सुप्रीम कोर्ट वाली समाअत मुलतवी है। इस पूरे मंजरनामे बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो करारदाद मंजर आम पे आई उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, करारदाद के बाद जिस तरह की चीखो पुकार बनी है, जिस तरह के पाकिस्तान के अखबारात, इंटरनेशनल अखबारात सारे आपने देखे हैं ना, उसके बाद क्या कहना जुल्फी बहार उसने उसका ऑन चॉइस साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उन्होंने कहना मैं जानता हूँ उस वक्त से मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो फिर भाई अगर आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता तो आपने उस वक्त मेरे भाई क्यों नहीं उन्हें पकड़वाया जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं पकड़वाया? उस वक्त क्या वजूहात थी? क्या आप उनके साथ, क्या आप उनका साथ दे रहे थे? क्या आपको किसी की मजबूरी थी? ये बातें पता नहीं हमारा मीडिया उस वक्त क्यों नहीं पूछता। सारे मीडिया के दोस्त मेरे वहाँ बैठे थे, क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी। चलें, बात यह है कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक प्रेशर बन रहा है
और प्रेशर यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मुआशी हालात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हालात बेहतर करने हैं, तो फिर तमाम जमहूरी जमातों को बराबरी की सतह पर आपको हिस्सा देना पड़ेगा सियासत करने का। मैं इक़्तिदार में आने का नहीं कह रहा, इक़्तिदार में वही आएगा जो इलेक्शन जीतेगा, इक़्तिदार में हिस्सा उसी मिलेगा जो इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ये शोर तो मच गया है ना। बात यह है कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है। आज जो लोग ये कह रहे हैं जनाब इन्होंने अपनी एक फर्म जो है वो रजिस्टर करा या एक लॉबी जो है उसके ज़रिए सारा कुछ सब कुछ मान लेते हैं, जो कहते हैं मान लेते हैं, तो हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत का वजारत खारजा वो कहाँ खड़े हैं? आपने पता है ना कल आपके वजीर खारजा ने क्या बयान दिया, पता है कि नहीं पता? अमेरिका के बारे में नहीं सर, सॉरी ये क्या है, ख्वाजा आसिफ साहब के पास कौन सी वजारत? वजीर दिफा, वजीर दिफा, सॉरी वजीर दिफा ने क्या कहा? वजीर दिफा का तुम वो क्या कहा उन्होंने पता है? वजीर IMF के मतलब, हाँ उन्होंने कहा है कि हमारी खुद मुख्तारी पर ये हमला है। उन्होंने कहा है कि सारी इनकी डिमांड्स, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इम्पोर्टर्स है इनके लिए तो मैं जंग लड़ता रहा हूँ, 1.5% पे बात अड़ी हुई थी तो 12-13 दिन तो मैंने जंग लड़ी है। वो तो सारा उन्होंने खोल के रख दिया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। वो मुझे एक बात बताएं, अगर एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से आगे कोई चीज़ है? यासर साहब बोले तो सही, नहीं है ना? नहीं। जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से आगे चीज कोई नहीं है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सबसे पहले है और हर जगह हम ये बात कहेंगे, तो फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सौदा करने वाले खुद वजीर दिफा कहते हैं कि जी हमारी खुद मुख्तारी पे हम ये के खिलाफ है, ये हमला है, IMF कर रही है। तो कंप्रोमाइज खुद ही किया ना जी, कंप्रोमाइज भी करने वाले खुद ही हैं। किसने कंप्रोमाइज किया? जाके कौन उनके पांव पकड़ने जाता था? कौन जाके उनके जाके तरले मिनते करता था? कौन कहता था आप आए जनाब हमारे साथ आके 2024 का भी करे, बल्कि 26 तक करने के लिए तैयार बैठे हुए थे? तो फिर मुझे बताएं, क्या ये सहूलतकार है उन लोगों के जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं? उनके सहूलतकार हैं, उनके खिदमतगार हैं, उनके साथी क्या हैं? जब आपको पता है तो फिर खत्म करें इसे। अगर आपने हमें इस अजाब में डाल ही दिया है, अगर इस वक्त पूरा पाकिस्तान अगर इस वक्त चीख रहा है, चिल्ला रहा है महंगाई के हाथों, बिलों के हाथों, चंद उन लोगों के अलावा जिन्हें शायद ये चीज़ महसूस नहीं होती, उसके अलावा ऊपर से आप एक तरफ इकरार करते हैं आपने टीवी टॉक शोज़ में, और दूसरी तरफ आप जो है इतनी भी हिम्मत नहीं करते, इतनी भी जुर्रत नहीं करते कि इस वतन की सालमियत के लिए, इस वतन की खुद मुख्तारी के लिए खड़े हो जाए। जुर्रत करें ना, खड़े हो जाए, खड़े होकर कहें कि नहीं भाई मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। जिस हुकूमत ने खुद मुख्तारी पे सौदा कर दिया है, जिस हुकूमत ने इस पाकिस्तान की अवाम जो है उस पर एक बम गिरा दिया है, जिस हुकूमत ने इस पाकिस्तान की अवाम को जो है वो मफलूज करके रख दिया। यार यासर आप कहाँ कहाँ पे जाके ये चीज़ें देखेंगे? वजीर आपके दिफा ये बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार ये बात हो रही है, बार बार ये बात हो रही है कि सारी खराबी की जड़ इलेक्शन कमीशन है। अब भी आप कहते हैं इंसाफ, कानून कानून कानून। कानून क्या है? कानून यह है हकदार को हक दे, इंसाफ यह है कि आपकी दहलीज पर पहुंचे। इंसाफ क्या है? इंसाफ यही है ना कि अगर किसी का हक बनता है उसे मिले। इंसाफ ये तो नहीं है ना कि बाकी मामला। यहां पे कल बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा जनाब जो डॉक्यूमेंट्स पे है हम उसको देखेंगे ना। तो जरताज गुल पार्लियामेंट लीडर है, तस्करा हुआ आज, तस्कर में देखिए ना, डिक्लेयर किया गया है ना। आप इलेक्शन कमीशन कहता है ये पार्लियामानी पार्टी है, जरताज गुल पार्लियामेंट लीडर है, उमर अयूब अपोजिशन लीडर है, डिक्लेयर किया आपने, कागजात में लिखा है। तो फिर आप किस तरीके से उन्हें सीटें नहीं देंगे? देखो सर, वो अपोजिशन लीडर वाला मामला तो वो तो किसी आजाद को भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब पार्लियामानी लीडर आपने डिक्लेयर कर, कानून के तहत बनाया जा सकता। चले मुझे बताएं, आज तो उन्होंने कहा आजाद जो है वो तो कुछ भी नहीं है। जब कहा गया कि 63A फिर किस तरह लागू होगी? आज तो 63(2) की बात हुई ना पार्लियामानी पार्टी में। 63 की भी हुई जी, 63 की भी हुई, 63A की भी हुई। तो फिर किस तरह करेंगे आप? चले मान लें, चलेंगे अपोजिशन लीडर मान लें, जिस मुल्क के अंदर राजा रियाज अपोजिशन लीडर, यहाँ पे चलो सच्ची मुच्ची अपोजिशन लीडर तो है ना। ये भी हो गया, पार्लियामानी पार्टी है तौर पे आप तस्लीम कर रहे हैं तो वो तभी होता है। तो अच्छा, मजे की बात यह है कि सिकंदर बशीर साहब को इसका इल्म ही नहीं है, तो वो उन्होंने कहा जी कि वो जवाबुल जवाब में बता देंगे। अगर ये तौहीन अदालत ना हो, वैसे होती तो नहीं, क्योंकि इजाज़त दी है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने,
और जो लाइव ट्रांसमिशन चल रही हो उस पर बोलने का हक दिया उन्होंने। वो तो आमिर फारूक साहब ने भी आज बात की, उन्होंने कहा बात जी ये है कि जब इलेक्शन कमीशन का वकील ये सोच कर आए कि मैं शायद केस जीत कर वापस चला जाऊंगा, लेकिन पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले ना, पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले, तमाम के तमाम जजेस जो हैं मेरे मौजूद जो टक्कर के लोग थे, कानून को समझने वाले, कानून को पढ़ने वाले, कानून को देखने वाले, कानून को सुनाने वाले, कानून को पढ़ाने वाले, ये सारे मिले। वहाँ पे सवाल और जवाब हुआ। जस्टिस काजी फायदीसा साहब ने भी किए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जमाल मुंदखेल साहब ने, आयशा मलिक साहिबा ने, किस किस ने साहब, मंजूर अली शाह साहब, किस किस ने नहीं किया? सब ने सवाल किया, जवाब कौन देगा? जवाब नहीं है किसी के पास, किसी के पास नहीं है। 31 फार्म 31 लाए ना, लाकर पेश करें, वहां पे पता लग जाएगा। जब ये बात इकरार करते हैं कि इन लोगों को तहरीक इंसाफ का वोट मिला है, जब वो वोट लेने वाला भी इकरार करता है, वोट देने वाला भी कहता है, वोट को उस केस को सुनने वाला भी कहता है, केस को सुनाने वाला भी कहता है, तो फिर क्यों, फिर डिले किस बात का? भाई फैसला करे, खत्म करे इस मामले को। अभी मैं सुन रहा था एक हुकूमती शख्स की बात कि सीटें उन्हें मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? भाई उन्हें ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो लड़ रहा होता है ना, जो अपने मंशूर पे होता है, जो अपने नजरिए पे होता है, वो हमेशा जीतता है। हाँ, उनको आपका नजरिया तो यह है कि आपके कायद बड़े मियां साहब, उनकी खामोशी ये बात बता रही है कि वो आपकी किसी चीज से राजी नहीं। जमात के सरबराह हैं, सदर हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो वादे करते रहे खुल के सामने आ गया है। MKM जो अपनी सबसे बड़ी पाकिस्तान की अवामी लीडर बनते हैं, वो इस पर क्यों खामोश है? जिसने इस पर वोट दिया है ना, ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने, मैं मानूंगा कि जनाब उन्होंने इकरार तो किया ना, बाकियों को भी इकरार करना चाहिए। यासर साहब जरा वो आपको एक और खुशखबरी दे देना जरा। क्या? आप बड़े यहाँ पे तराने गाते थे, बड़े तराने पढ़ते थे जनाब, 200 यूनिट सोलर लग रहा है, पता लगा आपको कि 100 यूनिट के ऊपर भी हो गया है? लग गया कि नहीं पता जी? मुझे बताए, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा घर है जहां पे 100 यूनिट से नीचे चलता हो? है कोई? और भाई कब्रिस्तान में लगा हुआ जो एक बल्ब है ना, जो कब्र के ऊपर लगता है, उसका भी ये 100 यूनिट से ज्यादा बिल भेजते हैं। तो वैसे तो माजरत से हम लोग 77 साल से ना बेहतरी की उम्मीद लगाए, हमारा ज़मीर भी अंदर से मर गया, हमारी अना भी अंदर से ख़त्म हो गई है, और हम भी अंदर से ख़त्म होकर रह गए। ज़रा जाके पूछें, जाके चेक करें जनाब। मैं कल बल्कि हम कोशिश करेंगे, अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उन्होंने मान ली तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कल हमें इलाके मुख्तलिफ लोगों से जाके मिलना चाहिए, सॉर्ट करने चाहिए, उन्हें जाके कहना चाहिए, पूछ बताएं भाई कितने खुशहाल हैं। आपको पता है दाल माशाज क्या भाव हो गई है, दाल चने का क्या भाव हो गया है, दाल मसूर क्या भाव हो गया है, काले चने कितने के किलो हो गए हैं? जनाब कीमतें बढ़ गई हैं। मेरे पास आज एक फ़ोन आया, मुझे नहीं पता वो कौन, मेरी बहन थी, पता उसने यासर साहब क्या कहा? उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, मदर फीड नहीं लेते, वो डब्बे का दूध लेते थे, 45,000 तनख्वाह थी, और हम बड़ी मुश्किल से उस पर गुजारा कर रहे थे, घर अपना है। तो अब जितना महंगा दूध हो गया है, अब इस तरह होगा कि सिर्फ हम बच्चों को दूध पिला सकेंगे, निवाला एक वक्त का खाएंगे, 3 टाइम की रोटी नहीं खाएंगे। ये लफ्ज़ अदा किया गया कि अब तो नवाले भी गिन गिन के खाने पड़ेंगे। तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है, इसका ज़िम्मेदार हाकिम है, इसका ज़िम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो ये सारा कुछ देखते हुए भी, जिनकी आंखें बंद हैं, तो ये सारा कुछ देखते हुए भी खामोश हैं, जिन्हें सिर्फ ये नजर आता है कि जाकर बानी PTI को क्या करना है, जिनको ये नजर आता है फलां सियासी लीडर को क्या करना है, जिनको ये नजर आता है कि जनाब फलां बैठ के क्या करना है, पता नहीं कहां चले गए। आज क्या इस मुल्क जितनी महंगाई आज है, आज से पहले थी? सोलर मिल गया जी? चले बता दें मुझे, सोलर मिल गया इस मुल्क में? यार खामोश हो जाते। तुमने तो शोर ही बड़ा डाला हुआ था यासर रशीद साहब, आपने तो इस तरह शोर डाला हुआ था कि 2 सोलर आ रहा है जी, 200 यूनिट फ्री मिलेगा। मिले सोलर? सर हुकूमत के पास जवाब नहीं, मुझसे जवाब तलबी आप करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनाब आप मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ऐसी खबरों पे
बिल्कुल गुमसुम हो जाता हूँ। राना साहब अगर मुझे 1-1.5 मिनट देते हैं, साकी अमरोहवी साहब उन्होंने आज से दहाइयों पहले लिखा, 30 साल पहले का उनका हुआ है। अब आप सोचें कि 30 साल पहले जो उन्होंने लिखा था और मौजूदा जो सूरत हाल, वो कहते हैं ये अफसरशाही मंडी है, आज सैर करें इस मंडी की। वो देख यहाँ अमेरिका से कुछ ताजिर आए बैठे हैं जो इस मंडी में मुद्दत से दुकान सजाए बैठे हैं। कुछ जागीरों के मालिक हैं, कुछ मिलें बनाए बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ से भाग गए, कुछ लोग अभी मौजूद भी हैं। ये लोग खरीदा करते हैं इस देश के कुछ फनकारों को, देते हैं सहारा ये ताजिर इन गिरती हुई दीवारों को। अफसरशाही मंडी में हर अहले कलम बिक जाता है, खुशियों की तमन्ना दिल में लिए हर कुश्ताए गम बिक जाता है। आ देख जरा इस मंडी में किस किस का भरम बिक जाता है। शायर का ख्याल आसानी से इस मंडी में बिक जाता है। जो इस मंडी में बिक जाए फनकार बड़ा कहलाता है। इस अफसरशाही मंडी में लगते हैं जबानों पर पहरे, ये रोज लगाया करते हैं हम सोख्ता जानों पर पहरे। आखिर ये लगाएंगे कब तक अब अपने खजानों पर पहरे। ये रात भी अब कुछ देर की है, ये रात भी अब कट जाएगी। ये 30 साल पहले का लिखा हुआ है राना साहब। उन्हें पता था ना, वो 30 साल पहले भी तो हमारा यही हाल था। 31 साल हो गया हम पर हुक्मरानी करते हुए आपके पसंदीदा हुक्मरानों को, तो उन्होंने 30 साल पहले लिख दिया, उन्हें 1 साल बाद ही पता चल गया कि ये हालात होने हैं। 31 साल हो गए ना इस खानदान को। हद के इज्जत अब लगा जबानों पर पहरे, 30 साल पहले का लिखा। नहीं नहीं, उस वक्त भी लगते थे ना 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 यासिर साहब। मैं यही बता रहा हूं कि 30 साल पहले का लिखा हुआ और अभी तक उसी रियासत में जी रहे हैं, उसी अंदाजे जिंदगी के अंदर हम महव हैं इस वक्त। इसलिए है कि हम बेज़मीर हो चुके हैं, हमारा अंदर से ज़मीर मर चुका है। हमें बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं है, हमें यह भी नहीं पता कि मेरे साथ वाले ने रोटी खाई है कि नहीं खाई। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद हम इस पे लगे हुए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक ये सियासत, पता क्या करते हैं, आज अडयाला में क्या हो गया, आज वजीर आजम हाउस में क्या हो गया, आज पार्लियामेंट में क्या हो गया। आज कभी हम गए हैं आम आदमी के पास कि ये जिंदा है या मर गया है? कभी हमने जाके देखा है कि फकीरों की तादाद में इजाफा हो गया है? कभी हमने देखा है कि लंगर खानों के बाहर लंबी लाइनें लग गई हैं, छोटी लाइनें लंबी हो गई हैं? कभी हमने देखा है कि जनाब अब दूध वाले की दुकान से किलो नहीं पाव दूध जाता है, सब्जी वाले की दुकान से किलो नहीं पाव सब्जी जाती है, आधा पाव सब्जी जाती है। गोश्त वाले कहते हैं जी हम तो गोश्त बेचना ही भूल गए हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मुर्गियों के पंचे लेके जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो छोटे गोश्त की दुकान पे, मटन की दुकान पे खड़े होकर कहते हैं ये जो छिछरे हैं ना, ये जो चर्बी है यही दे दो यार, जायका तो बन जाएगा ना, बच्चे खुश होके ये भी खा लेंगे ना। मैंने वो लोग भी देखे हैं, अब पहले नहीं था, खुदा की कसम देखा है, जो सब्जी मंडी फ्रूट मंडियों में वो फल जो फेंका हुआ है, वो सब्जियां जो गंदी फेंकी हुई हैं, उन्हें इकट्ठी करते हैं, उन्हें संभालते हैं, आगे जाके धोते हैं, कुछ काटते हैं, घर ले जाते हैं बच्चों से छुपा कर। फिर जब पकती है तो पकती हुई चीज़ का पता नहीं चलता। गंदा फल ऊपर से काट के जितना हिस्सा साफ होता है खिला देते हैं। ये हो रहा है, लेकिन क्यों? लेकिन हम कहेंगे सब अच्छा है, मैं कहूँगा बल्कि मेरा मुल्क तो ऐसी बेहतरीन तरीके से हमारी माशियत चल रही है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। किसान खुशहाल है, आम आदमी माला माल है, जहाँ बेहतरीन है। ठीक है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे वज़ीर आज़म साहब ने, कि वो अपने दूसरे घर गए हैं, क्योंकि उनका ये घर दूसरा घर है। वो इसके बाद किसी और मुल्क में जाएंगे, वो भी उनका दूसरा घर होगा। मेरा और आपका ये घर है, जिस घर में हम बैठे हैं, जिस मुल्क में हम बैठे हैं। ये 25 करोड़ अवाम में से 24 करोड़ 99 लाख से जायद अवाम का यही घर है। उन्होंने यहीं पे रहना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। टूल टैक्स बढ़ गया, कब्र का टैक्स बढ़ गया है, कब्र, खुदा की कसम कब्र का बढ़ गई, कीमत बढ़ गई है। कफन महंगा हो गया है। कौन सी चीज आप पूछते हैं? अब तो जीना भी महंगा, मरना भी महंगा है। अगर कोई चीज सस्ती किसी को मिल रही है ना, वो है जलालत, जिसके लिए आपको इस तरह हाथ करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपना भरोसा खत्म करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपने अंदर के इंसान को मारना पड़ता है। ये है बस सस्ता। और ये करने के लिए
अब हर बंदा इसलिए तैयार है, कोई अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, कोई अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकता। ये आप ईद की छुट्टियाँ, जिसके ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ गुजरने दें, फिर मुझे तलीमी इदारों में जाके बताइएगा कितने फ़ीसद तादाद रह गई है बच्चों की जो स्कूल जा रहे हैं। ज़रा इस 15 तारीख को, इस महीने की 15 तारीख को मुझे बताइएगा, जब सब लोगों के बिल आ जाएंगे, फिर जाके लोगों से पूछिएगा कि महीने की 29 तारीख को या 25 तारीख को जो तनख्वाह ख़त्म होती थी, क्या वो 15 तारीख तक है उनके पास? ये पूछ के बताइएगा ज़रूर, किसी से पूछिएगा उन लोगों से कि हालात क्या है। कभी जाकर देखिए वापडा के दफ्तर में किस तरह लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जनाब हमारा बिल किस्तों में कर दें, हम किस्तों में बिल अदा कर देंगे, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। सब कुछ किसी तरह चल रहा है, क्या करेंगे आप? एक शहर में 11-11 लाख मुतासरीन आ रहे हैं भाई। बस वो जो रजिस्टर्ड हैं, जो आके रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो है मुतवसत तबके के, वो समझते हैं कि भाई चला लिया होगा बच्चों ने, वो जमा करवा देते। अब कुछ एक ही को नोट करने वाले बेचारे जो जमा कराते हैं ना यासर साहब, वो लोग हैं जो घर का सामान बेचते हैं, चंद लोगों के अलावा। वो लोग हैं जिन्हें पता है, जो कहते हैं यार थोड़ी सी बची है तो बची रहे, घर के अंदर हंडिया में मैं बिल्कुल पानी के साथ रोटी खा लूंगा, पानी गर्म करके पका के, तो मैं बाहर किसी को दिखा ये नहीं कहूँगा कि मेरा है, मेरे घर का मीटर नहीं कटना चाहिए। ये हिसाब हो चुका है यार। क्या करते हैं आप? हम लगे हुए हैं कि जनाब फलाह हो जाए, फलाह हो जाए। छोड़ दें इन सारी चीज़ों को। ये बहुत ताकतवर होंगे, बहुत ताकतवर होंगे हुक्मरान, ठीक है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सके। बहुत ताकतवर होंगे मेरे मोअज़्ज़ज़, मैं कहता हूँ मेरी बहुत इख्तियार है मेरी अदलिया के पास। लेन एक्शन, ले एक्शन। पूछे इनसे किस चीज़ का बिल बंद करें, उन तमाम लोगों के फ्री यूनिट। आप देख रहे हैं वो एक बिल, एक नहीं कई बिल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, कितने सौ यूनिट चले और कितने सौ बिल है, देख रहे हैं ना आप? सर वो जोड़िए यहाँ पे। तो मुझे एक बंदे ने कहा, आप जैसे दोस्त ने कहा, उसने कहा राना साहब 16 लगवाना है अगर आप इजाज़त दें तो। मैं कितने का 16 लगवाना है? उसने कहा 16 लाख का। मैं यार 100 लाख रुपया बच जाएगा, 15 लाख देगे पुत्र वापडा जी भर्ती करा ले, पूरी ज़िंदगी ऐसे सुकून दे रहेगा ना। राना साहब यहाँ पे तो 11 लाख किसी का बिल आ रहे, वो इस वक्त साहिब इक़्तिदार है, अपने घर को ही कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, वो 11 लाख अब सरकार भरेगी। अब इतने, मुझे एक बात बताएं, आपको पता है जो अदाद शुमार निकले, पता लगा कि सरकारी इदारे सबसे ज़्यादा नादहिंदा है, पता है ना? तो सरकारी इदारे ही सर होते हैं, उन्हीं का ही तो हम पे मलबा डलता है सर। मैं ना सुबह में एक सरकारी दफ्तर में गया, तो मैंने 2 मिनट बाद उससे कहा, उससे मैं कहा यार भाई जी ये AC बंद नहीं हो सकता? भरा AC लगा था, छोटा सा कमरा था। उसने कहा क्या हुआ? मैं कहा ये सर्दी लगती है, अब तो सर दर्द होना शुरू हो गया है सर्दी में बैठ के भी, आप मेहरबानी करें कुछ देर के लिए बंद कर दें, यहाँ इसे आप 26 पे ले जाएं। उसने कहा यार ये तो इसी तरह चलता है, चलने दें, यहाँ पर तो मौजें हैं ना। तो फिर मौजों, वो बिल किससे निकलना? बिल मुझसे निकलना है, वो बिल आपसे निकलना है, वो इस कैमरामैन से निकलना है, वो इस पाकिस्तान के उस शहरी से निकलना है जो बेचारा सड़कों पर सुबह से लेकर रात तक धक्के खाता है। ये बिल उससे निकल रहा है जिस शख्स ने रिज़्क़ हलाल कमाया है। आज तो बरम टूट गया इस मुल्क के अंदर। मुझे एक बात बता दें यासर साहब, मुझे तो नहीं समझ आती, हम जब से पाकिस्तान बना है, हम इक़्तिदार की कश्ती में ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो मुसलसल ही देख रहे हैं, मुसलसल ही देख रहे हैं, रहते नहीं, वो इक़्तिदार की कश्ती से बाहर जा ही नहीं सकते। वो चाहे सूबे तक रहे, चाहे वफाक तक रहे, चाहे इक़्तिदार में रहे, किसी के इत्तेहाद में रहे, किस तरह में रहे, लेकिन हमारे मुल्क की नहीं सुनी गई। तो अब ये 3 या 4 सालों में कौन सी उनके पास जादू की छड़ी ऐसी है जिसमें ये सारी तकदीर बदल जाएगी? उनके पास जंबील तो मौजूद है, तकदीर तो बदलेगी, लेकिन उनकी अपनी बदलेगी। राना साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, ये मज़ीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब ये क्लेम करता है कि ऐसी हुकूमत पहले कभी नहीं हुई, ऐसे तरक्याती काम और इस बर्क रफ्तारी से पहले कभी नहीं हुए,
और फिर ये बताया जाता है कि 100 दिन की कारकर्दगी इस मौजूदा माशी सूरत हाल में बहुत बेहतरीन रही और उस कारकर्दगी की तरवीज और तशहीर के लिए बाकायदा तौर पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला बहुत मुतहर्रिक हैं, हर जगह पे खुद जाती हैं, चाहे वो निकासी आपका मामला हो, बाकायदा तौर पे टेलीफोन करके डीसीज़ और एसीज़ को राबितों में रख के उनसे पुरसान हाल पूछा जाता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और उसके नतायज कब तक निकल आएंगे। तो पार्लियामेंट को अगर देखें तो पार्लियामेंट में वो ये कहती हैं कि मुझे कोई सरोकार नहीं है कि मैं किसी के साथ इंतकामी सियासत रवा रखूँ। तो अपोजिशन क्या सोचती है, अपोजिशन किस एंगल से देखती है मौजूदा सियासत को, इसी बारे में बात करते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक अहमद खान साहब, क्या कर दिया ऐसा कि जो लोग हैं आपके, उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई, प्रोटोकॉल आपसे वापस लिए जाने की धमकियां दी गई और फिर आपको पार्लियामेंट के बाहर इजलास करना पड़ा? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो जो आपने बात की है इनकी कारकर्दगी की, वो आपके सामने है कि 100 दिन की कारकर्दगी आप देखें जो 3 नस्लों से पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं और वो 100 दिन पे अपनी तमाम तर तवज्जो ले आए और 100 दिन में भी उन्होंने गंदम जैसे प्रोक्योरमेंट में नाकामी, डेफर्मेशन बिल आपका, और जो उन्होंने ये बजट पेश किया, तो बेसिकली जब इसी सिलसिले में जब वो तकरीर करने आई, स्पीच करने आई, तो हमने अपना एहतजाज किया। अब मोहतरमा चूँकि फेस नहीं कर सकती और डेफिनेटली जो जेली गवर्नमेंट हो, जो फार्म 47 की गवर्नमेंट हो, जब हमारे MPs ने एहतजाज किया महंगाई के खिलाफ, आप यासिर साहब खुद देखें कि एक इनका इंतखाबी नारा था 300 यूनिट मुफ्त, वो कहाँ गया? उसके बाद आप खुद देखें कि इन्होंने जिस तरह महंगाई, अब 2 दिन पहले वफाक ने जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई, डेफिनेटली चाचा भतीजी की गवर्नमेंट है तो मैं जिम्मेदार तो इनको दोनों को ही करार दूंगा। उसके बाद जब ये स्पीच करने आई तो हमने अपना एहतजाज किया। उसकी वजह यह है कि अवाम के मसाइल और जिस तरह इन्होंने भोंडे अंदाज में बजट पेश किया, और फिर हमारे लिए जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये कहा था कि मैं रुचलेस साबित होंगी, तो उन्होंने धमकी नहीं दी मुझसे, मेरा प्रोटोकॉल, उन्होंने उसी टाइम लंच के टाइम उन्होंने अपना स्टाफ वापस बुला लिया और हमारे चैम्बर्स को ताले लगा दिए, गाड़ी हमने वापस कर दी। एसेंड उससे जो अपना इनके ऑफिस से हमें पैगाम आया कि गाड़ी वापस करें। यानी ये असेंबली की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इसके हुक्म पे स्पीकर साहब ने स्पीड से जो कदम उठाए और 11 हमारे MPs को सस्पेंड कर दिया। देखिए बात ये है, आप अपने रवैये देखिए, आपने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, हमारे जो MPs उनके घरों को तोड़ा गया है, हमारे MPs में पर्चे हुए हैं, वर्कर्स पे हुए हैं, हमारी लीडरशिप अंदर है, तो आप हमारे से ये उम्मीद रखेंगे कि आप तशरीफ़ लाएं और हम आपको साथ सलाम आगे आदाब कहें? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कोई आज दिन तक अच्छा काम इन 100 दिनों में किया नहीं है। अब आप खुद देखें कि बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, कहाँ गए इनके 300 यूनिट? उसके बाद आप खुद ये देखें कि इस वक्त जो महंगाई है वो महंगाई कहाँ पे पहुंच चुकी है। 600 अशिया पे टैक्स लगा है। अब पंजाब के बजट के बाद 600 रोजमर्रा की अशिया पे टैक्स लगा है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो शादियाने बीबी बजा रही हैं अपनी टिकटॉक के लिए ही बजा रही हैं, और हमने तो एक एहतजाज किया और ये फेस नहीं कर सकते क्योंकि इनका ज़हन एक शहनशाहियत वाला ज़हन है। क्या एहतजाज क्यों हुआ है असेंबली में? स्पीकर की एक्सप्लेनेशन। मलिक साहब ये तो बताइए मुझे कि ये हो गया सारा, वो मैंने भी देखा, वहीं पे था, सारा कुछ हो गया, अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं? कल तो आप कैंप लगा रहे हैं, वो मुझे पता है, तो आप समझते हैं ये मामला कैंपों पे आके ख़त्म हो जाएगा? सर देखिए, मैं अर्ज करता हूँ आपको, इसमें हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, हमने इनकी कमेटियों से बायकॉट कर दी है। हम इनकी जितनी कमेटीज हैं उनमें बिल्कुल मलिक साहब, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उससे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो तो खुश होंगे। मुझे तो इस तरह क्या ये तो खुश नहीं होंगे वो कि आप उनकी कमेटियों में नहीं जाएंगे? सर मैं अर्ज करता हूँ ना सर, मैं अर्ज राना साहब, मैं आपको, आप माशाल्लाह पुराने सीनियर है, मैं आपको अर्ज करता हूँ सर। देखिए सर, उससे फर्क इनको ये पड़ेगा कि 107 मेंबर की अपोजिशन है। अब स्पीकर साहब का ये टेस्ट है कि स्पीकर साहब अपने आप को जमहूरियत का और पार्लिमानी नॉर्म्स का अमीन समझते हैं।
अब वो पार्टी तो चूंकि बन चुके हैं, चूंकि उन्होंने आनन फानन ये सारा काम किया है सर। जब हमारे मलिक अहमद खान साहब, मैं सर बसद एहतराम, आप 107 का फिगर बता रहे हैं, हमने 125 का फिगर, वो भी पंजाब असम्बली का नहीं, कौमी असम्बली का, वहां से गैर हाजिरी पे भी 1.5 साल ऐवान चलते हुए देखा है सर। सर आप ठीक कह रहे हैं, जो कि इनकी प्रैक्टिस है, लेकिन सर ये असेंबली की तारीख में यासिर साहब पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन के चैम्बर को ताले लगे हों। यानी इन्होंने तो फस्तायत की हद कर दी। हमने उस दिन बाहर इजलास किया और कल भी हम अपना इजलास करने जा रहे हैं सुबह बाहर, कल भी हम बाहर इजलास करेंगे और इनको हम बताएंगे, फिर डेफिनेटली यहीं से हमारी तहरीक शुरू होगी सर। ये 107 का मतलब ये है कि आधा पंजाब है, तो ये कैसे ये हमें निगलेक्ट कर सकते हैं? और जब तक हमारे 11 मेंबर ये अंदर नहीं जाएंगे सर, हम कैसे जाएं? देखिए इस तरह तो हम जाएंगे, जो हमारे बाकी बच्चे हैं वो एहतजाज करेंगे, उनको भी ये सस्पेंड कर देंगे। तो इनका ज़हन चूंकि एक ज़हन माइंड सेट है कि हम इस माइंड सेट को चला के हम अपोजिशन को दबाने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, हम इनसे नहीं दबेंगे, हम अपनी इस तहरीक को सड़कों पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें वैसे मैं मलिक साहब माजरत से, हम तो थक गए हैं ये सुन के कि तहरीक सड़कों पे आ रही है। मैंने तो इसी लाहौर शहर में 12 लोगों का 13 लोगों का आपके ओहदेदार जो हैं उनके जुलूस भी देखे हैं कि तस्वीर बन के फौरी तौर पे चले जाती है। तो इस तरह तो आज जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि खान साहब कहते हैं लाहौर से पंजाब से शुरू करेंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल है 5 साल बाद ही होगी। जनाब पंजाब से आपको पिछले दिनों पता चला होगा कि माल रोड पे हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया है राना साहब, और उस इवेंट में पहली दफ़ा 9 मई के बाद हम झंडे लेके निकले। आपकी बात से मुझे बिल्कुल इत्तफाक है, क्योंकि पंजाब पे खौफ के साए ज़रूर हैं, लेकिन हम असेंबलियों में बैठने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमें सिर्फ वोट मिला इमरान खान की रिहाई के लिए, और हमें किसी ने कोई हमारे ऊपर कोई तवक्को नहीं रखी कि हम इस वजह से हमें वोट मिला है। अगर हम नहीं निकलेंगे, अगर हम खान के लिए बाहर नहीं आएंगे, तो कल अवाम हमें भी नहीं घुसने देगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे पूरी तरह अब शुरू हो रहे हैं तहरीक पे, और हमारी तंजीम और जिस तरह हमारी सीनियर क़यादत है, अब लाहौर में हर दूसरे तीसरे दिन सीनियर क़यादत भी आ रही है, और लाहौर से सर हम तहरीक को सर शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मलिक अहमद खान साहब, लेकिन एक चीज़ बताइए कि इतना तवक्कुफ या तातुल क्यों देखने में आया कि लोग ये बातें करने पे मजबूर हो गए, बिलखुसूस आपके कारकुनान, कि आप कमेटीज़ खेल रहे हैं, आपके अंदर जो है वो लॉबिंग ग्रुप्स बनने की बातें हो रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने की बातें हो रही हैं, आपको ओहदे चाहिए, आपको सेक्रेटरी जनरल का ओहदा चाहिए, आपको चेयरमैन के ऊपर एतराज़ है। यानी इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, और लोग फेड अप हुए हैं जिन्होंने वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान के नाम के ऊपर। क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से इतना तातुल हुआ और उसके बाद डिसीजन लेने में आया कि पंजाब से तहरीक शुरू होगी? सर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पर्टिकुलरली पंजाब के हवाले से आपको तो ज़ाती तौर पे पता है कि पंजाब के हवाले से बहुत बड़ा जुल्म हुए हैं, और लोगों को सेटल होते हुए मेरे अपने ऊपर सर 8 से 9 ATC दहशतगर्दी की FIRs हैं। अच्छा, उसमें डेफिनेटली ये था कि खौफ के साए थे, लेकिन अब हमें दीवार से लगा दिया गया है। अब हम आगे खान के लिए नहीं आते, तो फिर समझें कि हमारा ये जितना प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, या इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इन असम्बलियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम खान के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने लीडर के लिए कुछ नहीं करेंगे, जिसके लिए हमें सिर्फ इस वजह से वोट मिला है कि इमरान खान को आप रिहाई दिलवाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे अंदर बैठने से, ये असम्बलियों में बैठने से हम कोई चीज़ अचीव कर सकेंगे। तो हमारा इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह हम तैयार हैं, और ये डे बाय डे सर आपको इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें नज़र आएंगी। आप पाकिस्तान के अंदर आम आदमी बेचारा पिस के रह गया है महंगाई के हाथों, उसकी सारी नज़र हुकूमत और अपोजिशन पे है। अपोजिशन, क्या आप महंगाई की तहरीक शुरू करेंगे, खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू करेंगे, क्या करेंगे? सर हम तीनों चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। एक तो हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मूवमेंट है, वो अपने प्लेटफॉर्म से चलेगी, उनका अपना प्लेटफॉर्म होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ भी ज्वाइन करेगी, और हमारा अपना प्लेटफॉर्म भी होगा। और हम इंशाअल्लाह ताला
MPs क़यादत करेंगे और लाहौर से हमारी जब लीडरशिप आएगी हम सब इधर इकट्ठे होके लाहौर से हम शुरू करेंगे। और कल इस सिलसिले में हमारा पहला इवेंट है जिसमें हम अपने फॉर्म 45 वालों को भी बुला रहे हैं, हम अपने MPs को भी बुला रहे हैं, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कल गिरफ्तारियां हो रही हैं? सर जो गिरफ्तार आए करें हमें। देखिए मराना साहब, हमको गिरफ्तारी से अब हमने क्या डरना है, मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक। जो बंदा पहले ही सर हमें इतने हमारे घर टूटे हैं, हमारे अब मैं जिस जगह पे बैठा हूँ अभी मैं अपने घर नहीं जा सका जब मेरा लाहौर वाला घर टूटा है। हर बंदे के टूटे हैं। ये तो अब बात करनी भी फजूल हो गई कि किसके साथ क्या हुआ है। तो गिरफ्तारी तो सर अब मराना साहब मामूली सा काम रह गया है। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल में ये देखें ना, तो ये जो मैंने पहली बात की फेडअप होने वाली, वो तो आपके इंतजामी ओहदेदारान थे ज़्यादातर, लेकिन जो अवामी सतह के ऊपर लोग निकले हैं जिन्होंने कल मुख्तलिफ शहरों में निकल के एहतजाज किया है बग़ैर किसी पॉलिटिकल सपोर्ट या सरबराही के, उन्होंने एहतजाज किया। अब उनके एहतजाज पे उनके साथ शामिल होने को जमात इस्लामी तैयार है, लेकिन उनकी नज़रें PTI की तरफ थीं। तो अवामी सतह पे जो लोग मुश्किलात के शिकार हैं, आपने उनका साथ देने का बाकायदा ऐलान क्यों नहीं किया कि कल को हम भी आपके साथ होंगे? सर आज मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने आज ऐलान कर दिया कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। सर अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3 बजे मैंने की है तो हमने बाकायदा उसमें ऐलान किया है कि हम महंगाई इस बजट के बाद जो इन्होंने बजट दिया है और खान साहब की रिहाई और जो पंजाब की तारीख दी गई, सर हम कल से शुरू कर रहे हैं ना सर। कल से इसी से यही पहली कड़ी है ना हमारी। 6 तारीख को इस्लामाबाद जलसा हो रहा है और आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहा है, हम जाएंगे इंशाल्लाह जी। इस्लामाबाद जलसा भी तक आज दिन तक तो प्लान है कि इंशाल्लाह जलसा होगा जो, और हम जाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, तो मौलाना साहब जो यादगार पे करना चाह रहे हैं जलसा, उसमें भी जाएंगे? देखिए जी, एक हमारा अपना है, एक है आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, जिस तरह जिसके चकज़ई साहब, लेकिन अभी तो उसमें शमूलियत ही नहीं ना हुई उनकी, तो अभी तो आपकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात है। उन्हें तो यही नहीं पता कि कौन आके किसके पास मैंडेट है बात करने का। मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो जब हमारी नेशनल लीडरशिप उधर फैसला करेगी, अगर हमें उधर से मिला कि आपने ज्वाइन करना है तो हम भरपूर तरीके से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये फैसले, ये मुलाकातें हो रही हैं उस साइड पे इस्लामाबाद में, तो वहाँ से जो हमें उधर से हिदायत मिलेगी एज पर डायरेक्शन, हम इंशाअल्लाह ताला उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। एज पर डायरेक्शन जो हिदायत मिलेगी उसमें ज़रूर शिरकत की जाएगी। और कल से जो है वो पंजाब के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ और अपोजिशन अपने हुकूक के हवाले से जंग लड़ने जा रही है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, बात मलिक अहमद खान बुचर साहब करके गए, किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रंग ला सकता? आप एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, एक बात को लिख के रख लीजिएगा। जिस सियासी जमात ने आइंदा आने वाले वक्त में सरवाइव करना है, उसको अवाम की नब्ज़ के मुताबिक निकलना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर। मेरे पास जो इतला है, मेरे पास जो खबर है, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो 15 तारीख के बाद भरपूर एहतजाज जो है वो शुरू करने जा रही है, भरपूर एहतजाज। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द आपको मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल जो है इसकी कॉल नज़र आएगी, और उसमें चाहे लोगों के प्लेटफॉर्म लहदा हों, लेकिन एक बात पर वो मुत्तफिक होंगे। और मैं आपको अंदर की खबर दे दूं, हो सकता है उसमें कोई हुकूमती इत्तेहाद की कोई बड़ी सियासी जमात जो है वो भी हुकूमत को छोड़कर उस इत्तेहाद में शामिल हो। बड़ी सियासी जमात में से तो ही हैं पीपल्स पार्टी। मैं कह रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी को तो अब आप मत इस बात, उसके बाद तो बड़ी पार्टी MK में बात। मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ार कीजिए। मैं जो आपको खबर दे रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। ये 15 जुलाई के बाद आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इक़्तिदार की कश्ती जब डूबने लगती है ना यासिर साहब, उस वक्त कुछ भी होता। मुझे एक सवाल का जवाब दें। इस मुश्किल तरीन वक्त में मुस्लिम लीग नून के एक लीडर हैं जिनको पाकिस्तान लाया गया, जिनको कहा गया कि अवाम इनको वोट देगी, वो है बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं? आप उनकी खामोशी पर
कोई तासर नहीं ले रहे, आप उनकी खामोशी को कुछ नहीं समझ रहे, आप उनकी खामोशी और उनके करीबी साथियों की खामोशी, ये ख्वाजा आसफ साहब जो बोल रहे हैं, आप क्या समझते हैं ख्वाजा आसफ साहब वैसे ही बोल गए? ख्वाजा आसफ साहब का बोलना, ख्वाजा आसफ साहब का ये सब कुछ कहना, ये वैसे ही है। और बहुत सी जगहों से बहुत सी जो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, किस रुकने असम्बली को नहीं पता कि मैं अपने हल्के में जाऊंगा और मुझे अवाम के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले वो अमेरिका ऐवान कांग्रेस के हवाले से भी तो कोई बात की थी ना, तो क्या वो भी उसी इशारे की बुनियाद पे की होगी? भाई जब आपकी मैं वही कहता हूँ, जब आपको पता हो कि एक तरफ से छुट्टी हो रही है तो आपको दूसरी तरफ देखना होता है ना, तो फिर उस तरफ जिस तरफ से छुट्टी हो रही है फिर आप कोशिश करते हैं कि यार मैं अब इसके ख़िलाफ़ बोल के किसी और को राज़ी कर दूँ। अब सारी चीज़ें हम टीवी पे बैठ के कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन बात तो चल रही है ना। बात तो जो असल है, जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, जो नज़र नहीं आ रहा वो आपको ही पता, मुझे भी पता है। हमें मुल्क से आगे कोई चीज़ है नहीं। बहुत से लोगों को शायद अपने इक़्तिदार से आगे कुछ नहीं है, अपनी सियासत से आगे कुछ नहीं है, अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं, लेकिन हमें मुल्क से आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले ये पाकिस्तान है, और जो गेम चल रही है, जो सियासत चल रही है, जहाँ पर जिसका क्या मसला चल रहा है, कौन अब किस ब्लॉक में जा रहा है, ये सारी चीज़ें तो यासर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। और जहाँ तक मुझे एक बात बता दें, हमने कल एक क्लिप चलाया था ना मियाँ साहब का, इस पर मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने फरमाया था रोटी 4 रुपये की, 10 रुपये किलो सब्ज़ी, बिजली सस्ती, लोड शेडिंग का खात्मा। आप मुझे बता दें, आप एक होप बातें हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको अवाम इंतखाबात में भी बता देती है, और इंतखाबात के बाद ये पोजीशन होती है कि आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे। आपके वजीर कह रहे हैं ये बजट, ये टैक्स हमने IMF के कहने पे लगाया। अब आप और मैं एक क्लिप सुन रहे थे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी का, जिनके मतलब मशहूर था, जो इनके कसीदे पर के नहीं थकते थे। अब वो कह रहे थे हम कह रहे हैं वोट नहीं देना, यही थे ना बात। लेकिन राना साहब, ये सिर्फ वही नहीं है। मैंने पिछले कोई 2 हफ्तों में ये जब बजट सेशन चल रहे थे, मैंने एक मुखालिफ हवा देखी और मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। शायद वो कभी कभार कानों पे आवाज़ पड़ती है ना, तो मुझे ये लगता है फैब्रिकेटेड है, AI ने बनाया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये आवाज़ आ रही होगी, लेकिन वो बार बार अब कानों से टकरा रही है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम पागल थे, हम कम फहम थे, नहीं हम ठीक थे, हम यहाँ पे अटके हुए थे, इन्हें आगे अब पता चल रहा है, पता चला, इसलिए पता चला ये अब पागल हो गए, हमें ये नहीं समझ आ रहा। हम अल्लाह माफ करे, हमसे सीनियर है, हम किसी को नहीं कुछ कहते, वो तो बहुत सीनियर, हम तो सीखते हैं सर। सीनियर जूनियर की तफरीक ही नहीं है, हम उन सबसे सीखते हैं सर। उसमें बहुत से जूनियर्स भी हैं सर, जूनियर बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ, हैं अभी चंद एक लोग जो कसीदा पढ़ने से बाज भी नहीं आते, जो कसीदा भी पढ़ते हैं, जो सारा कुछ करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात तकरीम करने वालों में हूं सर जी, मैं तकरीम करने वालों में हूं, वो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। मेरा इख्तलाफ नजरियाती तौर पे होता है, लेकिन नजरियाती तौर पे भी अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और अब आके दिखाई देने लगा है, तो मुझे वो पता चल रहा है कि वो ऐनक के नंबर तब्दील हो गए हैं। वो ऐनक कहाँ से मिलती है, वो शायद हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जब मुझे पता हो कि ये बोतल है ना, इसमें पानी है, और इसमें पानी है, मुझे पता है इसमें पानी है, और मैं कहूँ नहीं जनाब इसमें फलां चीज़ है, और मैं इससे करने की कोशिश करूँ, और जब मैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार हो जाऊँ, और जब मैं हकीकत जानते हुए भी, माजी देखते हुए भी, हालात को देखते हुए भी, सारी चीज़ें जानते हुए भी सिर्फ इस वजह से ये कहूँ कि नहीं जनाब मैं ये करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे, अब ये कहना शुरू करते। नहीं, बहादुर वो होता है जो सामने देखता है कि जनाब वाकई मैं पहले अगर गलत था तो अब मैंने अपनी गलती को दुरुस्त करना है। वो लोग बहादुर होते हैं, वो लोग जो होते हैं बाज़मीर होते हैं, और वो लोग बेज़मीर होते हैं जो सब कुछ देखते हुए भी, जानते हुए भी, डर कर, खौफ से, लालच से, या किसी मफाद से, या किसी वजह से नहीं बोलते, तो फिर वो मुजरम भी होते हैं, बेज़मीर भी होते हैं, और फिर वो यौम आखिरत पे हिसाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। या सर बात यह है कि अब समझ आनी शुरू हो गई है, सब कुछ समझ आनी शुरू हो गई है कि हालात जा किस तरफ नहीं है, हालात किस थी। हम पहले दिन से बोलते थे तो हमें बहुत से, आप ही मुझे कल एक मेरे ही क्लिप दिखा रहे थे कि एक बंदे ने नीचे क्या लिखा, तो मैंने हंस के आपको क्या कहा कि यार
चलो वो सुनते तो हैं ना, वो सुनते तो हैं ना। तो हम तो उम्मत ही उनकी हैं जिनके कदमों की हम खाक के बराबर भी नहीं है। तो हमने तो सीखा ही यही है, हमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा ही यही है कि भाई हमने तो सच बोलना है, चाहे चले जितनी देर है। देखें याद एक बात जहन में रखिए या सर, मैं एक बात बड़ा ज़रूर एक बिल्कुल क्लियर कह दूँ, मैं ना तो अपने ज़मीर का सौदा करूँगा। जिस दिन मुझे नज़र आया कि अब ज़मीर का सौदा होगा, मैं उस दिन उस बाज़ार को छोड़ दूँगा, मैं उस बाज़ार से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करूँगा। मुझे यकीन है आप भी नहीं करेंगे, मुझे यकीन है पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सहाफ़ी नहीं करेगा जिसका ज़मीर ज़िंदा है। तो हमें बोलना चाहिए ना। अल्लाह ने अगर आपको ये तबलीग क्या है, ये पैगम्बरी पेशा है ना, जो लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो करना चाहिए, क्यों नहीं करते हम। लेकिन अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे उन लोगों को जो लोग ये समझते थे कि हम जो कहेंगे वही सब अच्छा। ऐसा नहीं है। अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, और जब आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएं और फिर आवाज़ें मिल जाएं तो इतना शोर होता है कि ये कान फट जाते हैं कान, और फिर उस शोर में कोई कुचल के निकल जाए, कोई गिरा के निकल जाए, फिर आपकी चीख मामूली सी चीख होती है। राना एहसान अफजल साहब इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का मुद्दत हुई है, आपको मेहमान किए हुए। अभी मौजूदा सूरत हाल पे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला कर रहा है। अब ऐसी बात अगर सिटिंग वफाकी वजीर कहे तो हमारे लिए तो हैरत की बात है, क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अब तो जो बजट आना था वो आ गया है और IMF की मुशावरत से आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो IMF का प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। सर अगले प्रोग्राम राना साहब अगले प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, आप कह रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। देरपा प्रोग्राम के लिए औरंगजेब साहब के बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं कि हमने अगला प्रोग्राम लेना है जो तवील मुद्दती होगा, और ये फिर आखिरी किस तरीके से हो सकता है? नहीं, ये 3 साल का जो प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है, औरंगजेब साहब भी इसको आखिरी प्रोग्राम कह रहे हैं। और देखें ये क्यों हम IMF के चुंगल में बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम के जो नुकात हैं उसको पूरा नहीं करते। और कितने IMF के प्रोग्राम किए पाकिस्तान ने, लेकिन सिर्फ जो 2 प्रोग्राम पूरी किए वो PMLN ने किए, एक 13-16 में एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और अब हम ये जो तीसरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह इसको भी हम पूरा करेंगे। बहरहाल देखें जो हकीकत है वो ये कि 1 साल पहले आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे। आज राना साहब आप भाई हैं, हम तो थक गए अल्लाह की कसम ये बातें सुन के सबसे। सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दे, जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है वो सच है, दुरुस्त कह रही हैं गलत कह रहे हैं, बस ये बता दें ताकि हमें पता चल जाए ना। नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ हमें IMF प्रोग्राम की जरूरत है इस वक्त। और अगर ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं ना, ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं ना। फिर देखिए, ख्वाजा साहब ने, मैंने सुना नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है और उनका क्या उससे पहले क्या बात हो रही थी, लेकिन हमें IMF प्रोग्राम चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो हम मजीद माशी मुश्किलात में पड़ जाएंगे। इससे भी ज्यादा, ये जो इससे भी ज्यादा नहीं, अब तो देखें महंगाई कम हो रही है, 12-13% पे आ गई है, रुपया मुस्तहकम है, और अगर आप IMF प्रोग्राम नहीं लेते तो बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे फिर आप चले जाएंगे। राना साहब आप कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने आगे पीछे क्या कहा, मैं उनकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा करार देता हूँ। उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू में उन्होंने बजट पर एतराज़ दागा है। उन्होंने कहा हालिया बजट में टैक्स IMF के दबाव पे लगा, IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। उनका अपना शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज़ है और एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया उससे FBR के करप्ट माफिया को फ़ायदा होगा। सिटिंग मिनिस्टर ये कहे कि FBR जिसने अपना हदफ 12,000 अरब रुपए का रखा हुआ है उस करप्ट माफिया को फ़ायदा होगा। सर अगर माफिया को ही फ़ायदा दिलवाना है तो हमसे फिर पैसा क्यों निकलवाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब जो हैं वो जो फाइनेंस की जो मीटिंग्स है उसमें ज़्यादा वो शिरकत नहीं करते, तो हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए मसला ये था कि आप जो एक्सपोर्टर है वो 8-9% टैक्स देता था, जबकि सैलरी क्लास 35% देता था, और एक्सपोर्टर्स की आमदन सैलरी क्लास से कहीं गुना ज़्यादा है। तो हमने तो ये कहा कि एक्सपोर्टर्स को भी उसी
तनासब से टैक्स देना चाहिए कम अज कम जो सैलरीड क्लास दे रही है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिल्कुल IMF कहता है कि टैक्स मेजर्स आपने पॉलिसी मेजर्स लेने हैं, जिसका मतलब है कि जो आपके पास ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनके ऊपर आपने उसी के ऊपर टैक्सेस का जो है वो मेजर्स लेने। तो उसकी वजह है कि पिछले 75 साल में हम टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सके, टैक्स इवेजन को नहीं बढ़ा सके, तो वो एक मिसट्रस्ट की वजह है। तो इंशाल्लाह इस दफा हम वो डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं FBR की, तो ये जो खदशात हैं ख्वाजा साहब के ये दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारी कोशिश होगी कि जो इंसानी अमल है, डिस्क्रिशन है, उसको कम कर दें। ये डिजिटाइजेशन का प्रोसेस जारी है, मैकेंजी जो कंसल्टेंट है इसको कर रहा है, और बिल्स एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन इसको फाइनेंस कर रही है। अच्छा राना साहब, छोटा सा मुझे बता दें, क्योंकि आप फ्रांस से तल्लक रखते हैं, आप एक मीटिंग्स में भी होते होंगे, आपने कहा जी महंगाई कम हो गई है, मुझे 10 चीज़ें गिना दें, सिर्फ 10 चीज़ें, मैं 10,000 नहीं कह रहा, 110 नहीं कह रहा, 10 चीज़ें गिना दें गंदम के अलावा। चले गंदम एक आपने किया, बिल्कुल किया, आटा सस्ता हुआ, इसके अलावा मुझे 10 चीज़ें गिना दें जो सस्ती हुई। देखिए मैं आपको बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता हुआ है, 290 पे तकरीबन चला गया था पेट्रोल। किसके दौर में? राना साहब ये हमारे दौर में ही गया था ना। अभी ये 2 महीने पहले जो पेट्रोल का रेट था, पेट्रोल अभी सस्ता हो गया है, घी सस्ता हो गया है, गंदम सस्ती हो गई है, आटा सस्ता हो गया, और खाने पीने की अशिया सस्ती हुई है, गाड़ियों की कीमतें सस्ती हुई हैं, सूद रेट। राना साहब खुदा का, राना साहब मुझे कौन सी गाड़ी सस्ती हो गई, ले दें मुझे भी यार, खुदा का वास्ता है, मुझे बता तो दें। डॉलर आप किधर सस्ता करा रहे हैं, मुझे जितना जो रेट आप डॉलर का दे रहे हैं हमें मार्केट से ले दें। देखें बिल्कुल डॉलर का रेट अब जो है वो जो डबल ट्रिपल रेट चल रहे थे मुख्तलिफ वो खत्म हो गए। तो ये चीजें देखें, इसको हम रद्द नहीं कर सकते। आपकी जो डेटा है, जो स्टैट है, वो बता रहे हैं कि अभी जून का भी जो महंगाई है वो 12-13% के दरमियान, 12.6% पे आई है। ये ज्यादा है, हमने इसको और कम करना है। चलें, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आप जो क्लेम राना साहब आप जो क्लेम कर रहे हैं उसी के मुताबिक हो। बसूरत दीगर ब्लूमबर्ग तो हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6 माह बाद पहली मरतबा बढ़ी है। हुकूमती एदादोशुमार के मुताबिक कम हुई होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आप प्रोग्राम में मज़ीद बात होगी। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।